स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फिजिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म वर्ड मैग्नेट से मिलकर बना हुआ है। दैट मीन्स इस फील्ड में हम इस टॉपिक में स्टडी कर मैग्नेटिक बिहेवियर के प्रिंसिपल पर, मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे और प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स की, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस की। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैग्नेट एक तरह से ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, यानी एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसमें अगर आयरन लाइक कोई दूसरा मटेरियल लाया जाता है तो वो मटेरियल मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड करता है, यानी वो मटेरियल उस फील्ड से इंटरेक्ट करता है। तो सबसे सिंपल जो मैग्नेट आपको दिमाग में सबसे सिंपल जो मैग्नेट आता होगा, दैट इज बार मैग्नेट। अब इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। आपको पता है मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये मैग्नेट, बार मैग्नेट, इसके सराउंडिंग में जो भी स्पेस है ये एक फील्ड है, एक ऐसा स्पेस है जिसमें अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लाएं या दूसरा कोई ऐसा मटेरियल लाएं जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, यानी जो आयरन लाइक बिहेवियर करता हो, चाहे आयरन ही लेकर के आएँ, तो वो मटेरियल्स हम कहीं भी रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ओके, फोर्स की डायरेक्शंस को अगर हम दिखाएं तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लाइन बोलते हैं। आपको पता है साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड एंड नॉर्थ पोल पे आउटवर्ड मूव करती हैं। आप ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सब इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब मेन कॉज, जो मेन कॉन्सेप्ट ब्रेन में समझ आता है, मेन कॉज कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों होता है, किसी मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटाइजेशन का मेन कॉज क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर का उसके मेन कॉज क्या है। तो अगर हम बात करें, आपने पढ़ा है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज I am considering here a loop, circular loop. Suppose current is flowing in this loop in this way. तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप कि हाँ कोई भी करंट कैरिंग लूप है अगर, वो भी एज अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दैट अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, आपको पता है ये भी एज ए बार मैग्नेट बिहेव करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी इस लूप के एक साइड में साउथ पोल बन जाएगा, दूसरे साइड में नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ और साउथ को पहचानने के लिए आपको पता है कि अगर हम लूप को ऑब्जर्व करते हैं और लूप को देखने से हमें करंट लग रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उस साइड को हम साउथ पोल की तरह वो साइड बिहेव करता है, और दूसरा साइड उसका जिधर की हमें करंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगता है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि हाँ एक करंट कैरिंग लूप भी एक तरह से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसके भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कुछ उसी तरह से होते हैं जिस तरह से बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। अब करंट कैरिंग लूप अगर बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो इसका भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा, और उस मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को हम जनरली स्टडी करते हैं, जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई इंटू ए से। वो पता है वो आई इंटू ए होता है। उस मैग्नेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया के नॉर्मल होगा, इसको हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं।
सो करंट कैरिंग लूप एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है जिसके पास आई ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। अब अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न है तो यहाँ पर इस n आई ए हो जाएगा, यानी एक केवल सिंगल टर्न है तो ओनली आई ए होगा। तो इस तरह से करंट कैरिंग लूप बनाता है क्या, एक छोटा सा बार मैग्नेट बनाता है। अब अगर हम जाते हैं सब्सटेंसेस के कंस्ट्रक्शन पे, तो हमें पता है सारे मटेरियल्स बने हैं मॉलिक्यूल्स से, मॉलिक्यूल्स बने हैं एटम से, और एटम्स बने हैं डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व करता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, तो एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में, एक्सीलरेटेड मोशन में होगा, तो क्या बनाएगा वो, एक तरह से करंट लूप बनाएगा। फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं, करंट कॉज करता है। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एक करंट लूप बना रहा है, छोटा सा करंट लूप, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल, उसके ऑर्बिटल मोशन के कारण एक ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ हमें पता है इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन भी करता है अपने एक्सिस पे, वो भी एक तरह से स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट करता है। तो इस तरह से एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट करते हैं। अब उनकी डायरेक्शंस डिपेंड करता है, उनका मोशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उनका स्पिन कैसा है, अप डाउन स्पिन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। अब इलेक्ट्रॉन एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम पेयर्ड के फॉर्म में होते हैं, कुछ अनपेयर्ड भी होते हैं। तो पेयर्ड वाले जो सारे होंगे एक दूसरे के मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को निगलेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, उनके डायरेक्शन अपोजिट होंगे। बट अगर किसी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उस एटम में भी नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा एटॉमिक लेवल पे, जिसको हम बोलेंगे एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो देयर आर सम सब्सटेंसेस जिनमें कि ऑलरेडी एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। अब जैसे आयरन है, आयरन में वो होता है, हर एटम में एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। लेकिन वैसे अगर आयरन रखा हुआ है कहीं बाहर तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करता है, वो किसी दूसरे आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जनरली जब कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस या जिनके एटम्स के पास परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, वो अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में नहीं हैं तो उनके एटम्स इस तरह से, उनके एटॉमिक डायपोल्स इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि उनका नेट इफेक्ट जो है वो जीरो आता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो कॉज करते हैं। बट जब उन सब्सटेंसेस को हम, उस मटेरियल को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उनके एटम्स का एटम के डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल्स का रीओरिएंटेशन हो जाता है और वो एक तरह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कॉज करते हैं और हम बोलते हैं कि वो मटेरियल हमारा मैग्नेटाइज हो गया। तो बेसिकली मटेरियल्स में मैग्नेटाइजेशन का जो मेन कॉज है दैट इज द एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल which are caused due to the orbital and spin motion of the electron inside the orbital। ओके, तो ये मेन कॉज, दैट मीन्स मेन कॉज मैग्नेटाइजेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। हम सीधे से बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कॉज करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ या ऐसे टर्म्स का जिसको हम मैग्नेटिज्म को स्टडी करने के में यूज करते हैं। सो द फर्स्ट टर्म दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और also called magnetizing field strength, field
मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या केवल मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कह देते हैं उसको, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ भी लिखते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से। सो क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है? जनरली मैग्नेटिक फील्ड का जो बेसिक कॉज है, द कॉज ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन स्पेस आर इन एनी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो किसी स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे या किसी मटेरियल में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे, उस कॉज को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या ओनली मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी इसको बोलते हैं। इसको लिखते हैं कैपिटल H से। तो हमने क्या भी सीखा था कि हाँ मैग्नेटाइजेशन का मेन कॉज क्या है? करंट। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी करंट से डिफाइंड है। इसको डिफाइंड अगर समझने के लिए हम बात करें तो हमने एक ये ड्राइंग ये बनाया, ये क्या है? सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में अगर करंट फ्लो कर रहा है I और उसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्न है उस कॉइल में टोटल लेंथ है L और नंबर ऑफ टोटल टर्न है कैपिटल N, तो इसके अंदर इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा B, उसका वैल्यू हमें पता है क्या होता है? म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L इंटू I, जिसको हम बोलते हैं म्यू नॉट NI, जहाँ पर ये N है नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। तो ये B तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इसको काज क्या है? इसका इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये जो टर्म है म्यू नॉट को हटा दें। म्यू नॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम दैट इज हियर स्पेस, फ्री स्पेस। सो इस Ni टर्म को हम बोलते हैं कॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज H, कॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ H। तो यहाँ से देखें तो हम H क्या है? H इज जनरली इक्वल टू Ni। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? N का यूनिट क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इसका मीटर एम्पियर, तो इसको लिखेंगे एम्पियर टर्न पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ H। दिस H इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी। एक बात इम्पॉर्टेंट चीज कि H इज इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम। दिस इज द SI यूनिट ऑफ H। इसी तरह से ये तो SI यूनिट है, इसका जो CGS यूनिट है उसको हम OE से लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ओस्टेड। ओस्टेड इज द CGS यूनिट ऑफ H। तो ये हमारा एक हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर हम किसी स्पेस में मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग कॉज प्रोड्यूस अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्टेंट में क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक इज मैग्नेटिक। ध्यान रखना, दिस दैट वाज मैग्नेटाइजिंग, नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड या इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, या इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सारे वर्ड्स यूज करते हैं इसके लिए, और ये एक वेल नोन लेटर कैपिटल B से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको पता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज द इफेक्ट ऑफ
मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसी स्पेस में अप्लाई करते हैं तो उसका जो इफेक्ट आता है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्म में आता है, मैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्म में आता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं और उनकी फ्लक्स डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे रिलेटेड है एच से? जनरली एच जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो जब किसी मीडियम में आता है तो वो रिड्यूस हो जाता है और उसका नेट इफेक्ट में उस मीडियम का मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक भी इन्वॉल्व हो जाता है। सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर अलग अलग मीडियम में लगाएं तो उसका नेट इफेक्ट, नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग आता है। सो दैट मीन्स, और ये देखा गया कि B इज प्रोपोर्शनल टू H। जितना ज़्यादा हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो B इज प्रोपोर्शनल टू H। प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है और कांस्टेंट को हम बोलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एज ए म्यू। एक रिलेशन आ गया B इज इक्वल टू म्यू H। हियर दिस कांस्टेंट is actually the characteristic property of the medium and it is called magnetic permeability। magnetic permeability, magnetic permeability क्या है? That is the characteristic property of the medium which represents that up to which extent, up to which degree that medium get magnetized or that material get magnetized। किस हद तक किसी मीडियम में कितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या किसी मटेरियल में कितना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, वो डिफाइन करता है कौन सा टर्म? म्यू टर्म। ये एक तरह से मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये किस पर डिपेंड कर रहा है? म्यू पर और एच पर। एच क्योंकि मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, म्यू मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स दिस कैपिटल B डिपेंड्स ऑन मीडियम। बेसिक डिफरेंस बिटवीन B एंड H इज दिस, दैट B डिपेंड्स ऑन मीडियम, H डिपेंड नहीं करता था और ये डिपेंड करता है। यूनिट की बात करें, B का यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसको बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हमें पता है वेबर, सो वेबर पर मीटर स्क्वायर एक यूनिट ये हो गया। और इसको हम लिखते हैं टेस्ला के नाम से जानते हैं, एज ए टेस्ला। सो टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ, दिस इज द SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड। CGS यूनिट इसका क्या होता है? गॉस। एंड यू नो दैट 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो ये हमने बेसिक डिफरेंस पढ़ा मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। थर्ड, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो कि एक किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए एक कांस्टेंट है, बट मीडियम टू मीडियम उसका वैल्यू चेंज होता रहता है और इसको हम बोलते हैं एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी जनरली दो तरह से डिफाइंड है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमेबिलिटी।
एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम सेम फार्मूला, यही फार्मूला यूज करेंगे। दैट मीन्स इट इज डिफाइंड एज B/H। एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दैट इज रेशियो ऑफ B and H, ratio of magnetic field intensity to the magnetizing field intensity, what about its unit? Unit of B is Weber per meter square, and that of H is ampere per turn per meter। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वेबर पर एम्पियर मीटर। सो ये की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की, और ये डिफाइन करती है कि वो मीडियम किस डिग्री तक, किस हद तक मैग्नेटाइज हो जाएगा, या किस तरह से वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिस्पॉन्स करेगा। सेकेंड टर्म है दैट इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको हम म्यू आर से लिखते हैं। रिलेटिव का मतलब, रिलेटिव वर्ड से क्लियर हो रहा है कि ये टर्म जो है वो किसी मीडियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दूसरे मीडियम से की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से कंपेयर करने के लिए डिफाइंड है, और जनरली हम उस दूसरे मीडियम को फ्री स्पेस या वैक्यूम कंसिडर करते हैं। तो इसको समझने के लिए सपोज हमारे पास एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है कैपिटल H, उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं वैक्यूम पे या फ्री स्पेस पे, और वो प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B नॉट, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट H, जहाँ पर म्यू नॉट क्या है? फ्री स्पेस का एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। अब सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिस कैपिटल H, इसको हम अप्लाई करें उस मीडियम पे जिसका हमें रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी निकालना है, और उस सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए उस मीडियम में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है Bm, इसको हम लिखेंगे म्यू एम H से। H सेम है दोनों जगह, म्यू एम क्या है? उस पर्टिकुलर मीडियम का एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। इन दोनों से अगर हम देखें तो यहाँ से हम इन दोनों का रेशियो निकालें, अगर लिख सकते हैं Bm अपान मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मीडियम अपान मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्पेस ड्यू टू सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड is equal to mu naught upon mu m upon mu naught, and this ratio is defined as mu r। and this mu r is called relative magnetic permeability। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मीडियम to the magnetic flux density or magnetic field inside the free space for same magnetizing field is called mu r। Yeah, it is the ratio of absolute magnetic permeability of the medium to the absolute magnetic permeability of the free space, because it is ratio of two similar quantities, that's why mu r is a unitless and dimensionless quantity। unitless and dimensionless quantity। तो म्यू आर जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, इट मे बी 1 और मे बी लेस देन 1 और मे बी ग्रेटर देन 1। ये डिपेंड करता है कि उस मीडियम का कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर है, और इसके बेसिस पर मटेरियल्स को डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
So next topic is it was third topic, and the next topic is magnetization or intensity of magnetization. मैग्नेटाइजेशन वर्ड्स का ध्यान रखना है। मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटिक, मैग्नेटाइजेशन, ये सारे वर्ड्स लगते तो सिमिलर हैं बट इनकी अलग अलग मीनिंग है। सो कैसे डिफाइन करेंगे मैग्नेटाइजेशन को? जनरली जब हम किसी सब्सटेंस को फ्री स्पेस में रखते हैं तो वो जनरली डीमैग्नेटाइज्ड होता है, उनमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि उनके जो एलिमेंट्री मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, जिसको हम एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल्स बोलते हैं, वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और उनका नेट इफेक्ट जीरो होता है, यानी वो नेट कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब अगर हम किसी सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके जो एलिमेंट्री मैग्नेटिक डायपोल्स, एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, वो रीओरिएंट हो जाएंगे या होने की कोशिश करेंगे, एंड ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ द एलिमेंट्री मैग्नेटिक डायपोल्स ऑफ द मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड। दैट मीन्स मटेरियल्स के अंदर नेट मैग्नेटिक डायपोल प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि अभी तक जीरो था ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन। अब वो अलाइंड हो गए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में एक नेट मैग्नेटिक डायपोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा। सपोज ये कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हमने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लेते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। ये या तो बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा हो जाएगा, या कम हो जाएगा, वो डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हुआ। चेंज क्यों हुआ? एलिमेंट्री मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स के रीओरिएंटेशन के कारण। इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो गया है। अब उस नेट मैग्नेटिक कितना नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसको डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ, दिस इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ, सपोज टोटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस सब्सटेंस के अंदर क्रिएट हुआ है स्मॉल m, और टोटल वॉल्यूम है इस मटेरियल का v। सो द रेशियो ऑफ magnetic dipole moment and volume is called magnetization. So it can be defined as, magnetization is defined as the amount of magnetic dipole moment produced in unit volume. Volume is unit, then it both becomes equal. So m is magnetization is amount of net magnetic dipole moment produced in unit volume of the material placed in external magnetic field. So this is intensity of magnetization. Intensity of magnetization इस कैपिटल M, इसका यूनिट क्या होगा? m/v। m का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर मीटर स्क्वायर, हमने डिस्कस किया था। m इज इक्वल टू IA, सो एम्पेयर मीटर स्क्वायर अपान वॉल्यूम मीटर क्यूब। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पेयर पर मीटर। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है
एम का यूनिट भी एम्पियर पर मीटर और एच का यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड का यूनिट भी एम्पियर पर मीटर। दोनों की यूनिट तो सेम हैं बट दोनों अलग अलग फिजिकल टर्म्स हैं, दोनों के अलग अलग फिजिकल इंटरप्रिटेशन हैं, ये हमें ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट टर्म that is magnetic susceptibility. It was that previous was fourth, it is fifth. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जाई एम से। सो क्या है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सम सब्सटेंसेस। ये डिफाइन करता है कोई भी मटेरियल किस हद तक मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसमें कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम का, वो डिपेंड करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पर, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो आइए और समझते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है। जनरली जब किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है तो ये देखा गया कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो प्रोपोर्शनल है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करोगे उस सब्सटेंस के अंदर उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा रीओरिएंटेशन ऑफ एलिमेंट्री मैग्नेटिक डाइपोल्स हो जाएगा। तो m इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है जो कि पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है, बट अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। सो m is equal to xi m h. Here this xi m is called magnetic susceptibility. So magnetic susceptibility h m is proportional, although m is proportional to h for particular medium, जाई का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, जितना ज़्यादा फील्ड लगेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। बट अगर सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड सेम एच अगर हम डिफरेंट मीडियम में अप्लाई करें तो उस केस में भी डिफरेंट मटेरियल में एम का वैल्यू डिफरेंट आएगा, क्योंकि हर मटेरियल का जाई एम अलग अलग होता है। जिसमें की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी वो उसी सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, जिसमें कम होगी वो कम मैग्नेटाइज होगा। तो कहीं ना कहीं ये जाई एम डिसाइड करता है कि कोई भी मटेरियल किस हद तक मैग्नेटाइज होगा, किस हद तक उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल। व्हाट अबाउट इट्स यूनिट? यूनिट ऑफ xi m, because xi m can be written as m by h. M and H both has the same unit, so xi m क्या हो जाएगा? यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा, ये कोई भी इसका यूनिट नहीं होगा। सो xi m इज आल्सो लाइक म्यू आर, xi m इज आल्सो अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक इस पर हम बात करेंगे दैट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, बी इंड्यूस्ड। जब हम कोई मटेरियल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के आते हैं, वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, उसके एलिमेंट्री जो एटॉमिक डायपोल्स हैं वो रीओरिएंट होकर के
एक इंटरनल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है या इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसके एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल्स होंगे वो या तो अलोंग द फील्ड या अपोजिट टू द फील्ड रीओरिएंट हो जाएंगे। ड्यू टू दिस रीओरिएंटेशन ऑफ एलिमेंट्री मैग्नेटिक डायपोल्स, यहाँ पर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एक इंड्यूस हो जाएगा उस मटेरियल्स के डायपोल्स, मैग्नेटिक डायपोल्स के कारण, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल्स जो है वो रीओरिएंट हुए हैं, और उसको मेजर करने के लिए हम जो क्वांटिटी यूज करते हैं उसको हमने क्या कहा है, वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो जनरली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सम मटेरियल्स प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू m। सो बी इंड्यूस्ड को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट m। म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द स्पेस। यहाँ पर हम म्यू नहीं ला रहे हैं, हम म्यू नॉट ला रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि हम मान रहे हैं हम मटेरियल को एज ए मीडियम नहीं ले रहे हैं, हम मटेरियल को ले रहे हैं एज ए मैग्नेटिक डायपोल्स। कि मटेरियल रखने से क्या हुआ, मटेरियल रखने का मतलब हमने कुछ मैग्नेटिक डायपोल रख दिए। किस मैग्नेटिक डायपोल्स कहाँ हैं, वो उस मटेरियल के एटम के मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, और वो मैग्नेटिक डायपोल्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जो कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसी को हमने भी इंड्यूस कहा है। तो हम यहाँ म्यू नहीं लिख रहे हैं, म्यू नॉट लिख रहे हैं, ये बात ध्यान देने वाली यहाँ पर है। सो ये नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, ओके, सो टोटल ये 6 टर्मिनोलॉजी हैं जिनको जनरली मैग्नेटिज्म में यूज किया जाता है। सब बहुत ही सिमिलर वर्ड से तो बहुत ही सिमिलर लगते हैं, बट इनके सब के फिजिकल इंटरप्रिटेशन और मीनिंग बहुत अलग हैं, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द रिलेशन between xi m, that is magnetic susceptibility, and mu r, it is relative magnetic permeability। ओके, दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे हम। तो इसको डिराइव करने के लिए इस रिलेशन को हम सपोज करें कि हमने कोई मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण मटेरियल के अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो अगर देखें, अगर हम कॉमन वे में, तो मटेरियल के अंदर 2 मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो ये जो इंड्यूस्ड हुआ है, और साथ ही साथ दूसरा जो कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी था, जो कि ये प्रोड्यूस कर रहा था बी नॉट, स्पेस में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, और इन दोनों का नेट जो होगा वो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल होगा। तो इफेक्टिव बी इनसाइड द मटेरियल प्लेस्ड इन सम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड विल बी इक्वल टू सम ऑफ 2 टर्म्स, वन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू external magnetizing field plus magnetic field induced due to magnetic dipoles of the material। जनरल वर्ड में देखें तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू एच, वेयर म्यू इज द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। अगर अलग अलग टर्म्स के फॉर्म में देखें तो म्यू बी नॉट को हम लिखेंगे म्यू नॉट एच, और बी इंड्यूस को हमने अभी देखा ये क्या होता है, म्यू नॉट एम। यहाँ से अगर हम निकालें म्यू अपान म्यू नॉट, या इसको हम म्यू नॉट को म्यू एम भी लिख सकते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। दिस विल बी इक्वल टू, एच कॉमन लेके कैंसिल कर दें, म्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस m अपान h, ये आ जाएगा रिलेशन।
इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो व्हाट इज दिस, दिस इज रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, यस। सो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस m अपान h, एंड m अपान h क्या है, ये हम इसके पहले डिफाइन कर चुके हैं, इसको हम बोलते हैं जाई m। तो ये रिलेशन आ गया, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई m, या ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। अब किसी मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी, वो डिपेंड करता है म्यू आर पे। इफ़ म्यू आर बिकम्स इक्वल टू 1, दैट इज दैट ऑफ स्पेस, उस केस में ससेप्टिबिलिटी जीरो हो जाएगी। म्यू आर अगर 1 से ज़्यादा है तो ससेप्टिबिलिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। म्यू आर अगर 1 से कम है तो ससेप्टिबिलिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा। तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम मे बी अ नेगेटिव क्वांटिटी और ए पॉजिटिव क्वांटिटी और जीरो। और इसके बेसिस पर हम उस मटेरियल्स को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद द टॉपिक मैग्नेटिज्म। अब हम बात करेंगे कि मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को हम उनके मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर कैसे उसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं और कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल on the basis of classification of materials on the basis of magnetic properties। तो जैसा हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम अलग अलग मटेरियल्स को लाएं, कुछ मटेरियल्स उस मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर लेता है, कुछ मटेरियल्स उस फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, या कुछ मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड रिपेल भी कर देता है। सम मटेरियल्स गेट इंटरेक्टेड and get attracted by the field, some get repelled by the field, and some doesn't respond up to measurable amount with the magnetic field। तो इसके आधार पर हम 5 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं मटेरियल्स को। सम मटेरियल्स आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल, some are called paramagnetic material, some are called ferromagnetic, some are called anti-ferromagnetic, मटेरियल, जो एक और है दैट इज फेरी मैग्नेटिक। तो इस तरह से सब्सटेंसेस को उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे 5 ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है। अब हम इन 5 टाइप के मटेरियल्स की क्या क्या सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ हैं, इसको एक टेबुलर फॉर्म में आइए स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम इस टेबल में देख रहे हैं, यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया गया है। इसमें फर्स्ट कॉलम में हम डिफरेंट टाइप के, जो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा कि यहाँ 5 क्लासिफिकेशन 5 टाइप ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट वन दैट इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वह मटेरियल्स होते हैं जिनके पास कोई भी परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है।
जिसकी वजह से जब हम इन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। हाँ, अगर बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया उस केस में वो स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटाइज होते हैं, बट उनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है, वो जनरली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बेसिकली जब हम इन्हें किसी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनको रिपेल करती है, अपनी फील्ड से बाहर की तरफ रिपेल करती है, और ये अवॉइड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करने के लिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ही स्मॉल और नेगेटिव क्वांटिटी में होता है, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो बहुत ही लेस देन 1 होता है, कम होता है, जिसकी वजह से xm दैट इज इक्वल टू μr-1, μr क्योंकि 1 से कम है वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी इनकी होती है। टेम्परेचर को अगर चेंज करें तो इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जनरली जो जनरल डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है, दैट मीन्स वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स और लाइट एलिमेंट्स जो हैं वो इनके एग्जांपल हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के। कुछ डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे भी हैं जिनका ससेप्टिबिलिटी लार्ज होता है, बहुत लार्ज होता है और नेगेटिव होता है। ये स्पेशल टाइप के डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स कहते हैं। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थ्रू आउट इटसेल्फ बिल्कुल भी पास होने नहीं देती हैं, उसको कम्प्लीटली रिपेल करती हैं। लेकिन हाँ, सुपर कंडक्टर्स बहुत ही लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं, सारे टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उस लो टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। सो कुछ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं, जो बहुत ही लो टेम्परेचर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर वो लार्ज ससेप्टिबिलिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे टाइप ऑफ मटेरियल्स की बात करें वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है। फर्स्ट थिंग, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होती है, पॉजिटिव एंड स्मॉल होता है। वो रिस्पॉन्स करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन बहुत ही कम रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अगर हम बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे मटेरियल्स के जो एटम्स होते हैं उनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उनमें होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास परमानेंट एटॉमिक डायपोल मोमेंट्स होता है। इन एब्सेंस ऑफ फील्ड दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ओरिएंटेड सो दैट नेट मैग्नेटाइजेशन इन एनी गिवन डायरेक्शन इज 0। बट जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उनके डायपोल्स का ओरिएंटेशन शुरू हो जाता है कुछ हद तक उस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, और वो मैग्नेटाइज होना शुरू कर देते हैं। जैसे हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी टू टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं इनकी ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करती जाती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, और ससेप्टिबिलिटी इनका इस रिलेशन को फॉलो करता है जहाँ पर T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, C एक कांस्टेंट है और थीटा भी एक कांस्टेंट है जिसको हम वीज कांस्टेंट कहते हैं। कुछ ऐसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स भी होते हैं, खासकर एल्कली एंड ट्रांजिशन मेटल्स मटेरियल्स, ये वाले, जिनका जिनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत, या तो वो इतना स्मॉल अमाउंट में वेरी करती है टेम्परेचर से कि हम उनको भी मान सकते हैं कि हाँ उनकी भी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। बट मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी इस रूल को फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं। थर्ड टाइप ऑफ जो मटेरियल है दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जनरली मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ही स्ट्रांगली रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत ही लार्ज इनकी ससेप्टिबिलिटी होता है, पॉजिटिव होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का रिलेटिव परमेबिलिटी भी मोर देन हाई होता है, बहुत हाई होता है, मोर देन 1 होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर एटम्स जो है वो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल रीजन पॉकेट्स के फॉर्म में वो अलाइंड होते, स्मॉल रीजन्स में वो सिमेट्रिकली अलाइंड होते हैं, जिन रीजन्स को हम डोमेन बोलते हैं,
बहुत डिटेल में हम इसमें नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम इन सारे कैटेगरीज को इंडिविजुअली अलग अलग वीडियो में अलग अलग क्लास में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ऑलरेडी जो लास्ट छोटे छोटे पॉकेट्स के फॉर्म में डोमेन स्ट्रक्चर होता है उनका, जिनमें इनके अंदर सारे सारे एटम्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। जैसे ही हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मीडियम में रखते हैं, उनके सारे डोमेन्स उस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाते हैं सेम डायरेक्शन में, और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का अगर हम टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी की टेम्परेचर डिपेंडेंस देखें, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, इस TC, ये क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर है, उस केस में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यूरी लॉ को फॉलो करता है और वो एक तरह से पैरामैग्नेटिक बन जाता है। सो एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर जिसको क्यूरी टेम्परेचर के बिलो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, उस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। आपको पता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल, सम ट्रांजिशन एंड रेयर अर्थ मेटल्स लाइक आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल हैं। फोर्थ वन दैट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, बट इन कंपेरिजन टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बहुत ही स्मॉल होती है। इसका कारण क्या है? एक्चुअली एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनके जो डोमेन्स हैं, जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, एक लैटिस पॉइंट पर का डोमेन अगर पॉजिटिव फील्ड के अलॉन्ग अलाइंड हो रहा है तो उसके नेबर वाला वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है। इसी तरह से दूसरा अलाइंड हुआ, उसका नेबर अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड हो गया, और नेट इफेक्ट उनका जो है बहुत ही कम होता है, नियरली जीरो होता है। इसीलिए उनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ही स्मॉल होती है। बट हाँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है जिस टेम्परेचर के बिलो वो एंटी फेरोमैग्नेटिक रहते हैं। उस टेम्परेचर के ऊपर की जब हम चले जाते हैं, जिसको हम नील टेम्परेचर बोलते हैं, TN, नील टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी लाइक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करते हैं। जो नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज फेरीमैग्नेटिक मटेरियल। इनकी भी ससेप्टिबिलिटी बहुत लार्ज होती है, पॉजिटिव होती है, मैग्नेटिक फील्ड को बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्स करते हैं, हाईली मैग्नेटाइज हो जाते हैं ये भी। बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, खास एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर भी आल्दो एक लैटिस पॉइंट पर एग्जिस्ट करने वाला डोमेन फील्ड के अलोंग अलाइंड होता है, तो दूसरा उसके अपोजिट अलाइंड हो जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक में कि यहाँ एंटी फेरोमैग्नेटिक में दोनों डोमेन की जो मैग्नेटाइजेशन था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दोनों डोमेन में, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दोनों का इक्वल था। यहाँ पर दोनों के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इक्वल नहीं होते हैं। या तो अलोंग द डायरेक्शन वाला डोमेन का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू इट्स नेबर जो कि उसके अपोजिट अलाइंड हुआ है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये दोनों रीजन एक दूसरे को निगलेक्ट नहीं कर पाते हैं, और इसमें से जो ज़्यादा होता है वो उसका नेट इफेक्ट आपको एक्सपीरियंस होगा। तो या तो फेरीमैग्नेटिक मटेरियल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज हो जाएगा, या वो उसके अपोजिट मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन ससेप्टिबिलिटी यहाँ पॉजिटिव आती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करें ससेप्टिबिलिटी की, तो यहाँ पर भी नील टेम्परेचर के अबव टेम्परेचर पर ये फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी इस लॉ को फॉलो करती है। यहाँ पर प्लस माइनस बोथ साइन आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा डोमेन ज़्यादा स्ट्रांगली रिस्पॉन्स करेगा, अलोंग द फील्ड वाला या अपोजिट द फील्ड वाला, उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लस माइनस आएगा। जैसा कि लिखा, इट्स ए स्पेशल केस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक्स इन विच अपोजिट मूवमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड ए लार्ज मैग्नेटाइजेशन देयर बाई रिजल्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ऐसे मटेरियल्स को हम फेराइट्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स,
ये ब्रीफली हमने इसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, प्लस इन सारे 5 टाइप्स के फेरोमैग्नेटिक 5 टाइप के मटेरियल्स को ऑन बिहाफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी टाइप के मटेरियल्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे सेपरेटली। इनकी पूरी डिस्क्राइब्ड थ्योरी हम इनकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।